अभी का जनरेशन एक कहे विचित्र जनरेशन, तो कोई शंका नहीं होगी, पढ़े लिखे होने के बाद भी वो मूर्ख है। लोग पढ़ाई लिखाई करते हैं ताकि वो ज्ञानी बन सके, लेकिन ऐसी पढ़ाई लिखाई किस काम की कि पढ़ने लिखने के बाद भी हम मूर्ख कहलाएं, तो उसे कहते हैं पढ़ने लिखने के बाद यदि भी हम मूर्ख वाला काम करते हैं तो उसे महामूर्ख का दर्जा दिया जाता है। अब कहने का मेरा तात्पर्य है, राजनेता कोई भी राजनीतिक दल के व्यक्ति हो, मैं किसी व्यक्ति पर्सनल व्यक्ति किसी पर टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, कोई भी नेता हो, नेता क्या है? 5 साल का जनप्रतिनिधि है। 5 साल के लिए हम जनप्रतिनिधि चुनते हैं, और यदि 5 साल में वो अपने कार्यों से जनता को संतुष्ट ना कर सके तो जनता का कर्तव्य बनता है कि उसको उठा के 5 साल बाद कचरे के डब्बे में फेंक दिया जाए। तब देश के लिए सही रहेगा, समाज के लिए सही रहेगा। लेकिन हम लोग करते क्या है? अभी जो राजनीतिक चल रही है हमारे देश में और काफी समय से चल रही है, जिसे हम चुन लेते हैं उसको हम अपना भाग्य विधाता मान लेते हैं और उसकी गलतियों पे पर्दा डालते जाते हैं और उसकी बातों में नए नए वादों में हम फंसते जाते हैं। रिजल्ट क्या मिलता है? हमारा समाज विकास नहीं कर पाता है, हमारा देश विकास नहीं कर पाता है। जैसे आप बिहार को ही थोड़ी देर के लिए रख लीजिए, कंटिन्यू 15 साल का मतलब समझ रहे हैं? एक जनरेशन। 15 साल में बच्चा पैदा भी होता है और जवान भी हो जाता है 15 साल का बच्चा। लेकिन 15 साल भी नेताओं के लिए कम होते हैं, वो कुछ नहीं कर पाते, बिहार के लिए कुछ नहीं कर पाते, उल्टा उसके बाद एक बीमारी से हम छूटे, आगे भाई दूसरी बीमारी में नीतीश कुमार जी के में, वो भी कंटिन्यू 15 साल से हैं। मिला जुला के जो इंसान की जिंदगी ही 50, 60 या 60 के बाद कोई 70 तक जाता है, अभी के समय में तो बहुत चला जाता है। यानी हमने अपनी आधी लाइफ खत्म कर दी उस नेता की झूठे वादों में आके। यह समझना पड़ेगा हमें। उसी प्रकार आखिर सोचिए कि 30 साल के अंदर आखिर हमारे बिहार को क्या मिला? मिला कुछ? कहीं कोई उद्योग, कहीं कोई हॉस्पिटल, कहीं कोई शिक्षा संस्थान, मतलब कोई ऐसा स्वास्थ्य विभाग, मतलब कोई ऐसी चीज हो जिससे हम गर्व महसूस कर सके कि 30 साल में हमने ये अर्जित किया है बिहार के अंदर, या 4 आदमी का रोजगार, कहीं कुछ है? अब आप बात कर लेते हैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की। आप सब क्यों हम लोग परेशान होके भारतीय जनता पार्टी को चुना था? क्योंकि उस टाइम के अंदर एक घोटालों की पूरी वो चल रही थी, मतलब इतना मीडिया के द्वारा या इतना हल्ला था कि भाई कांग्रेस पार्टी ने पूरे देश को खोखला कर दिया, पूरा देश लूट लिया, सारे नेता इसके भ्रष्ट हैं। हम लोग भी मान लिए, मैं भी मानता था कि सही में कांग्रेस पार्टी लूट रही है, तभी तो इतना हल्ला हो रहा है। लेकिन याद होगा आपको कि नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि यदि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ना गुनाह है तो मैं गुनाहगार हूं, यदि स्विस बैंक के काले धन के ऊपर बोलना गुनाह है तो मैं गुनाहगार हूं, यदि बेरोजगारी की बात करना है गुनाह है तो मैं गुनाहगार हूं।
यदि महंगाई के ऊपर बात करना गुनाह है तो मैं गुनहगार हूं। ये सब बातें मोदी जी बोलते थे, जनता को लगता था कि ये एक मसीहा हमारा आया है उभर के और ये हमारे दिन बदलेगा। लेकिन मित्रों, हुआ क्या? आपने देखा, जो भी नरेंद्र मोदी ने, आप एक बात मेरा असत्य नहीं कह सकते हैं क्योंकि मैं पूरे प्रमाण के साथ बोलता हूं। आप नरेंद्र मोदी जी का 13-14 का वो वीडियो, वायरल वीडियो सब है, आए दिन आपके फेसबुक पे वो आ ही जाता है, घूमते फिरते, या सर्च करेंगे तो आपको मिल ही जाएगा कि आखिर मोदी जी ने हमको क्या क्या विश्वास दिलाया, क्या क्या वादे किए थे हमारे लिए, हमारे बाल बच्चों के लिए, हमारे देश के लिए, हमारे समाज के लिए। विश्व गुरु बनाने की बात कही थी, बहुत सारी बातें ऐसा कहा था उन्होंने जो आदमी, लेकिन आपको मैं बता दूं, पूरा दुनिया मोदी जी के तरफ था, लेकिन मैं कभी मोदी जी की बातों से सहमत नहीं था। क्यों नहीं था तो आप समझ लीजिए। मैं मोदी जी, देखिए, किसी भी व्यक्ति का इतिहास यदि आपको जानना है तो आप उसके घर परिवार से समझ सकते हैं कि उसने अपने घर परिवार को किस तरह से हैंडल किया है। मैं हूं या कोई हो, मैं किसी पे वो नहीं कह रहा, मैं किसी भी व्यक्ति की बात कर रहा हूं। किसी भी व्यक्ति का अगर उसने घर परिवार अपना बढ़िया ढंग से सब कुछ मैनेज करके चलाया और अच्छे तरीके से चलाया तो निश्चित वो समाज चला सकता है, देश चला सकता है। लेकिन जो व्यक्ति घर परिवार को ही छोड़ के भाग जाए, वो व्यक्ति समाज और देश चलाएगा? कभी नहीं चला सकता है। मोदी जी 14 साल की आयु में घर छोड़ के, आपको पता है, ये मोदी जी ने स्वयं का बयान है, मेरा नहीं है। मोदी जी कई इंटरव्यू में कह चुके हैं कि मैं 14 साल की उम्र में घर छोड़ के भाग गया था। तो जो व्यक्ति मां बाप को, घरवाली को, सबको छोड़ के भाग जाए, वो व्यक्ति कभी ना तो समाज के लिए हितकारी हो सकता है, ना देश के लिए हितकारी हो सकता है, जिसका जीता जागता आपको प्रमाण है। कल की घटना है, कल गोपालगंज में फिर से नेपाल के सैनिकों ने हमारे 3 आदमियों के ऊपर गोलियां अंधाधुंध चलाई हैं, जो तीनों घायल हैं और एक की मृत्यु हो गई है। तो कितना शक्तिशाली हमने प्रधानमंत्री चुना है, आप इससे समझ सकते हैं। पिछले 70 साल के इतिहास में कभी आपने कोई सपने में भी सुना होगा कि नेपाल जैसा पड़ोसी देश हमारे आदमियों को गोली मार रहा है? वो मोदी जी के शासनकाल में ही हो रहा है। ऐसा कोई दिन नहीं है जो पाकिस्तान हमारे सैनिकों को नहीं मारता है, शायद ही कोई दिन होगा। फिर भी पता नहीं भाई, ये अभी के बच्चे कौन से ऐसा ज्ञान, किस शिक्षा में मतलब किस कॉलेज, कौन से उसमें लिए हैं, जिनको समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर इस देश को हो क्या रहा है, हमारे समाज को हो क्या रहा है। ये समझने की जरूरत है। नेता फिर से आगे, हम उस धोखे में फिर से आगे। कोई आदमी सोचा कि पुलवामा हमला कैसे हो गया? ठीक चुनाव से 3 महीना पहले, आप सोचिए, ठीक मात्र 3 महीना पहले पुलवामा हमला होता है, चुनाव से पहले। उससे पहले बालाकोट होता है 2-3 महीना पहले, मतलब 6 महीना में 2 बड़ी घटनाएं। लेकिन ये आज तक जांच का विषय है कि एक आरडीएक्स से भरी हुई गाड़ी कहां से हमारे देश में घुस गया। वो पाकिस्तान से आया था, हम अपने ही देश का था तो किसका था, कहां से आया, कौन उस गाड़ी को लेके आया, और आके सीधा सैनिक के सिर्फ उस गाड़ी के अंदर जिसमें बुलेट प्रूफ नहीं है, उस गाड़ी को उड़ा देता है। जो कि उससे 2 दिन पहले ही सेना ने कहा था कि हमें आप हेलीकॉप्टर दीजिए जाने के लिए, लेकिन भारत सरकार ने मना कर दिया था। तो आप सोचिए अब कारण क्या था। मोदी जी ने जितने भी वादे किए थे, मैं तर्क की बात कर रहा हूं,
तर्क की बात कर रहा हूं। आप सोचिए, भगवान ने दिमाग दिया हुआ हर मनुष्य के पास, आप थोड़ा सा सोचेंगे तो आपको जवाब मिल जाएगा। मोदी जी ने जो वादा किया था चुनावी समय में, सबसे पहले कहा था कि हम किसानों का कर्जा माफ कर देंगे। आप सबको याद होगा, किसान का कर्जा माफ नहीं किया कर्जा माफ उद्योगपतियों का, जो अमित शाह ने कहा, ये टीवी इंटरव्यू में कहा कि हम किसानों का लोन माफ नहीं कर सकते, हम उद्योगपतियों का लोन माफ करेंगे क्योंकि वो हमें फाइनेंस करता है। यह अमित शाह का बयान है। उसके बाद की बात कर लेते हैं। 2 करोड़ प्रत्येक साल नौजवानों को रोजगार देने का वादा किया था मोदी जी ने। विपरीत हुआ। लाल किले पे खड़े होके नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमने, देखो भाइयों बहनों, 3 लाख कंपनियों की मान्यता ही खत्म कर दी, यानी 3 लाख कंपनियों में हमने ताला लॉक कर दिया। और मोदी जी ने ही भाषण में कहा कि देखो 3 लाख कंपनियों की हमने मान्यता खत्म कर दी, बंद कर दिया, लेकिन एक व्यक्ति कोई भारत में चूं तक नहीं बोल रहा है। चूं तक नहीं बोल रहा है। क्यों नहीं बोल रहा? वो इसलिए नहीं बोल रहा कि मोदी जी, आपके इतिहास से लोग डरते हैं। जिनको जान का डर है वो डरते हैं। धनेश्वर महतो को जान का डर नहीं है, इसलिए मैं बोलता हूं। तो मोदी जी, आपकी डर की वजह से कोई आपके खिलाफ आवाज नहीं उठा रहा था। इतना भय का माहौल आपने पैदा कर रखा इस देश के अंदर। दूसरी चीज, किसानों की आय हम दुगुनी कर देंगे। क्या किसानों की आय दुगुनी हुई? नहीं हुई। मैं जितने आपको पॉइंट नोट करा रहा हूं, आप समझ लीजिए। बिहार को हम विशेष राज्य का दर्जा देंगे, ये मोदी जी के भाषण में बिहार के चुनाव में था, जो नहीं हुआ। और 1 पेंशन 1 सेना को दिया गया था, वो भी वादा मोदी जी ने पूरा नहीं किया। 1 रैंक 1 पेंशन 1 रैंक मोदी जी ने जो कहा, उनसे सेना से वादा किया था, वो भी नहीं किया। इसीलिए सेना आज तक आंदोलन कर रही है। जो रिटायर अफसर है, आप सब देखते होंगे जंतर मंतर पे आए दिन सेना आंदोलन करती है। तो मोदी जी ने ऐसा कौन सा ऐसा वादा किया है? स्विच बैंक से हम 100 दिन के अंदर काला धन लाएंगे और 15-20 लाख रुपए तो यूं ही गरीबों के खाते में चला जाएगा। आप सबको याद होगा। तो क्या मोदी जी स्विच बैंक से काला धन ले आए? नहीं ला पाए। अब तो वो जिक्र भी नहीं करते। भाजपा के किसी नेता से आप एक बार ये जिक्र सुनते हो स्विच बैंक के बारे में, काला धन के बारे में? एक भी नेता के बारे में बता दो, कोई बोलता हो? हम 100 दिन के अंदर महंगाई कम करेंगे। 100 दिन के अंदर महंगाई कम करेंगे। क्या मोदी जी ने 100 दिन में महंगाई कम किया? कभी महंगाई की बात हुई? हम डीजल पेट्रोल को 35 रुपए में बेचेंगे। कितने में बेच रहे थे? 90 रुपए में अभी बेच रहे हैं, जबकि मात्र लागत है 19 रुपया, सिर्फ 19 रुपया। भारत के इतिहास में इतनी लुटेरी सरकार कभी नहीं बनी। लेकिन हम लोग उलझते कहां पे जाके हैं? सिर्फ एक ही पाठ हम लोग को पढ़ाया गया है और पूरे देश के युवाओं को पढ़ाया गया है, हिंदू मुसलमान। इसके नाम पे लूट के खसोट के पूरा देश को लूट लिया गया है और आप लोग को पता नहीं चलने दिया, क्योंकि हमारे लोग के दिमाग में इतना टेंशन डाल दिया है ना हिंदू मुसलमान का कि हम उससे बाहर नहीं निकलना चाह रहे हैं। और नहीं निकलेंगे तो ये हमारे लिए, हमारे बाल बच्चों के लिए, हमारे देश के लिए बहुत बड़ा एक खतरा है। ये बहुत बड़ा खतरा है, ये समझना पड़ेगा आपको। दूसरी चीज है कि अभी आपने सुना होगा संयुक्त राष्ट्र को संबोधित कर रहे थे नरेंद्र मोदी जी, तो आपको याद है क्या बोले कि 150 देशों को भारत ने मदद किया है इस कोरोना वायरस में, उनको मदद पहुंचाने का काम किया है। लेकिन अपने भारत की हकीकत क्या है? क्या 150 देशों की जनता ने मोदी जी को मत दिया था?
या भारत की जनता ने उनको चुन के प्रधानमंत्री बनाया था? यह प्रश्न है। पटना के अंदर ही आपको बता रहा हूं, 3 दिन तक कोरोना वायरस का एक मरीज लेके पूरे पटना के सभी अस्पतालों में वो भटकता रहा, लेकिन उसका एडमिशन कहीं नहीं लिया गया। यह हाल है देश का। आप कोरोना वायरस का कोई मरीज है तो आप किसी हॉस्पिटल में जाओगे, आपको नहीं लेगा, सरकारी हॉस्पिटल में नहीं लेगा। बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं। क्या बोले मोदी जी कि हम गरीबों की मदद कर रहे हैं। क्या यह मदद हो रहा है कि आदमी कोरोना वायरस का मरीज, चाहे वो दिल्ली हो, पंजाब हो, हरियाणा हो, महाराष्ट्र हो, लुधियाना हो या गुजरात ही क्यों नहीं हो, सब जगह की स्थिति खराब है, बहुत खराब है। ये हाल है देश का। तो इसीलिए मैंने कहा कि नेता को यदि अपना बाप मानोगे तो बहुत कठिनाई होगी। हर मनुष्य का मां बाप एक ही मां होता है और एक ही बाप होता है, लेकिन जब नेता को अपना बाप मानने लगोगे तो ये सब संकट होगा। और बहुत सारे भक्त जो हैं नरेंद्र मोदी को अपना बाप मानते हैं। यहां तक के टीवी इंटरव्यू में संबित पात्रा कह चुका है कि नरेंद्र मोदी बाप है मेरा। यह संबित पात्रा राष्ट्रीय प्रवक्ता बोल चुका है। तो जब नेता जनता का सेवक होता है, उसका बाप नहीं बन सकता है कभी। उसने हमें पैदा नहीं किया है, बल्कि नेता को हमने पैदा किया है। यह समझो, नेता को हमने पैदा किया है, नेता ने हमें पैदा नहीं किया है। हमें तो हमारे मां बाप ने ही पैदा किया है। यह समझना पड़ेगा बारीकी चीज। और जब नेता को कहोगे कि मेरा बाप है, मेरा भगवान है, तो बुरा हाल होगा, क्योंकि नेता के अंदर अहंकार पैदा होगा। अरे ये जाएगा कहां? ये जाएगा कहां? इसके पास कोई रास्ता है? जैसे कि एक अब्बा उड़ाई गई है। क्या मोदी के अलावा ऑप्शन क्या है? तो मैं ये कहना चाहता हूं, क्या मोदी अभी 6 साल से सत्ता में है? क्या इससे पहले ये देश में कोई था नहीं? क्या ये देश नहीं चल रहा था? बेहतर तरीके से चल रहा था, अमन शांति से चल रहा था। यह समझना पड़ेगा आपको। हर हर मोदी, घर घर मोदी। जब घर में बिठाओगे किसी नेता को तो ना तुम्हारी मैया सुरक्षित रहेगी, ना तुम्हारी बहन सुरक्षित रहेगी, ना तुम सुरक्षित रहोगे। नेता का दरवाजे पे स्थान है, घर में स्थान नहीं है। मैं भी राजनीतिक दल का अध्यक्ष हूं, मैं खुद कह रहा हूं, किसी के बारे में कह रहा हूं। नेता को दरवाजे तक ही रखो, 5 साल के लिए चुनो, और यदि आपके विश्वास पे खरा ना उतरे तो कचरे के डब्बे में फेंक दो ऐसे नेता को। केरल से सीखो, तमिलनाडु से सीखो। जानते हो क्यों है तरक्की? पंजाब से सीखो, क्यों है ये सब राज तरक्की में? क्योंकि वहां 5 साल के लिए नेता चुनते हैं, उनको अपना भगवान नहीं मानते हैं। जनप्रतिनिधि भगवान नहीं होता है। भगवान का दर्जा सिर्फ एक डॉक्टर को दिया गया है जो जीवन बचाता है। एक वो विधाता, दूसरा जीवन बचाने वाला भगवान का दर्जा। ये है, आपको समझना पड़ेगा राजनीतिक। बहुत सारे व्यक्ति, मैं जानता हूं बहुत सारे व्यक्तियों को मिर्ची लगती है, गंदी गंदी मुझे गालियां देते हैं, मैं सब देखता हूं। लेकिन मुझे गाली देने से क्या मिल जाएगा? क्या सच्चाई को तुम दबा दोगे? क्या करोगे? गाली देने से अपनी जुबान गंदी करते हो, अपना कैरेक्टर खराब करते हो। फेसबुक पे लाखों आदमी पढ़ते हैं, उससे यह पता चलता है अरे फलाने व्यक्ति बहुत गंदा है, बहुत स्वभाव का गंदा है, उसको बोलने की तमीज नहीं है, वो अपशब्द भाषा का, यानी कि अपना कैरेक्टर स्वयं आप खराब करते हो। मेरा कुछ नहीं जाता है,
मुझे तो याद है, आपको बता दूं, पहला पुतला दहन किया मैंने तो लगभग 3 करोड़ आदमियों ने उस वीडियो को देखा था। भारत के प्रत्येक आदमी जानता है। जानते हो क्यों फूका था मैंने? क्योंकि गलत लगा था मुझे, मोदी जी का स्टेप गलत लगा था। आपको मैं याद दिला दूं, अगर कोई व्यक्ति जाना चाहे, जिस दिन नरेंद्र मोदी ने 8 नवंबर की रात्रि को नोट बंद किया था, रात्रि 8 बजे, तो 8:20 पे मैंने फेसबुक पे ये कह दिया था कि नरेंद्र मोदी जी, आपका ये कदम बहुत गलत है, इससे देश बर्बाद होगा। जो आपके सामने रिजल्ट है। कोई नेता ने नहीं कहा था, सबसे पहले मैंने ही कहा था। उसके बाद बहुत सारे नेताओं ने आगे आए, ऐसे बहुत सारे, क्योंकि मैं जानता हूं, एक आप समझिए तर्क की बात कह रहा हूं, नौजवानों को समझो, जो बच्चे हैं मैं उनके लिए कह रहा हूं, अनुभव की बात कह रहा हूं आपसे, समझो। किसी मकान को या किसी दुकान को जमाने में आपको सालों लग जाता है, लेकिन अगर उस दुकान को आप 1 महीने के लिए ताला बंद करके चले जाओगे तो सारे ग्राहक भटक जाएंगे, और वो ग्राहक कहां जाएंगे पता नहीं, क्योंकि फिर से आपको, जब आप दुकान खोलोगे तो फिर से आपको जहां से आप स्टार्ट किए थे वहीं से आपको उस दुकान को चलाना पड़ेगा। तो मोदी जी ने वही काम किया था जो 70 साल के अंदर पूंजी अर्जित की गई थी भारत में, एक एक नागरिक ने, एक एक माता बहन ने, उन सब के काम को ताला लगाने का 2 महीने में, 2 महीना ताला लगाने का काम मोदी जी ने किया था। यानी कि जो 47 के अंदर आजादी के बाद हमने शुरू किया था, वही हाल 2016 के अंदर मोदी जी ने कर दिया, यानी जीरो पे लाके भारत को खड़ा कर दिया। और जब 2016 में जीरो पे लाके खड़ा कर दिया भारत को, तब से लेके अभी तक भारत नीचे ही जा रहा है, नीचे ही जा रहा है। बताओ किस क्षेत्र के अंदर भारत आगे है? कोई जवाब नहीं होगा भक्तों। गाली दे लोगे वो अलग बात है, लेकिन मेरे बात का आज तक कोई उत्तर नहीं दे पाए हो। जितने भी मैंने सवाल किए हैं, उस बात का कोई किसी भक्त ने उत्तर नहीं दिया। हाँ, गाली दिया है, क्योंकि दिमाग तो है ही नहीं। दिमाग रहेगा तो उसका जवाब दोगे ना। तो ये सब चीजें हैं, आपको समझना पड़ेगा। अब जैसे कि देख लो, आपको बिहार का रिपोर्ट ही देख लो, बहुत सारे व्यक्ति, अब मैं भक्तों के चैनल की बारे में बात करता हूं, नीति आयोग, उसकी रिपोर्ट तो भारत सरकार की एजेंसी है नीति आयोग, उसने कहा है, मैं उसी का बयान आपको 1 मिनट दिखा रहा हूं, 1 सेकंड। भी क्या अर्जित किया है, ये तस्वीर को आप देख लीजिए। ये देख रहे हैं, एक छोटा सा बच्चा, एक लेडीज अपने मरीज को ले जा रही है। इस हॉस्पिटल के अंदर ऐसा लगता है ना कोई डॉक्टर है, ना कोई नर्स है, ना कोई किसी की मदद करने के लिए कोई व्यक्ति है। तो ये मोदी जी के शासन काल में देश ने अर्जित किया है। कोई आपकी सुनने वाला नहीं है, चाहे प्रशासन हो, चाहे स्वास्थ्य कर्मी हो, चाहे शिक्षा कर्मी हो, सब खुले सांड की तरह, शब्द अब शब्द है, क्या करूं, खुले सांड की तरह, कोई किसी की नहीं सुनता है। ये देख लो, ये हमारे देश को मिला है मोदी के शासन काल में कि 5-6 साल का बच्चा खींच के ले जा रहा है अपने मरीज को अस्पताल में, वहां पे कोई व्यक्ति उसकी मदद करने वाला नहीं है। ये हमने अर्जित किया है पिछले 6 साल के अंदर। अगर यदि अब भी मेरी बात आपको, हाँ, एक चीज और बता रहा हूं, जो मैं नीति आयोग के विषय में बोल रहा था, बिहार राज्य सबसे पिछड़े राज्यों में पहुंच चुका है। शिक्षा में सबसे पिछड़ा, स्वास्थ्य में सबसे पिछड़ा, बेरोजगारी में सबसे पिछड़ा राज्य बिहार राज्य घोषित हुआ है। यह वीडियो मैं आपको कल दिखा दूंगा, जो समाचार में नीति आयोग ने रिपोर्ट में अपने कहा है।
तो आप समझ सकते हैं। इतना ही कहूंगा। जय हिंद, जय भारतीय मित्र पार्टी, जय माता की सीताराम मित्रों।